हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। हमने पिछली लेक्चर में आपसे डिस्कस किया था सरफेस टेंशन पे बेस्ड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो इस सीरीज़ में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ में हम आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ और क्वेश्चंस फ्लूइड मैकेनिक्स पे। जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आता जा रहा है, लोग परेशान हैं कि क्या किया जाए, तो हम आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, ज़रूरी क्वेश्चंस विद कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। आप चाहें तो यहाँ से अच्छा रिवीजन कर सकते हैं। ये एक तरह से रिवीजन है, एक शॉर्ट रिवीजन है आपके लिए। तो आप ये क्वेश्चंस देखिए और सॉल्व करिए, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। तो फ्लूइड मैकेनिक्स में मैंने आपको 3 टाइप्स ऑलरेडी बताए थे, अभी मैं बताने जा रहा हूँ कैपिलरिटी पे। तो देखिए कैपिलरिटी पे कैसा क्वेश्चन आता है, अगर आप ध्यान से देखें लास्ट तक तो आपको समझ आएगा। आपको अच्छा लगे अगर ये वीडियो तो आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको और आगे की वीडियोस मिलते रहें। तो यहाँ देखिए कैपिलरिटी में क्या करना चाहिए हमें, क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो कैपिलरिटी बेसिकली होता क्या है कि एक ट्यूब होती है, कैपिलरी ट्यूब। अगर हम उसको वाटर जैसे लिक्विड में अगर डालते हैं तो कुछ ऊपर लिक्विड चला जाता है लाइक दिस, और इस एंगल को हम कांटेक्ट एंगल बोलते हैं। और ऐसे ही यहाँ पे भी होता है। तो ये जो टेंजेंट है, यहाँ पे जो टेंजेंट जो लिक्विड के अंदर है, ये वाली डायरेक्शन, और ये जो सॉलिड है हमारा उसके साथ जो एंगल बनाती है इसको कांटेक्ट एंगल कहते हैं। तो ये एक्यूट रहता है एंगल कुछ केसेस में, जैसे कि ग्लास एंड वाटर। तो ये वाला एंगल जब एक्यूट है तो ये कुछ एलिवेशन वहाँ पे लिक्विड का हो जाता है। तो इस केस में एक तो क्वेश्चन सीधा सीधा आता है कि कितना हाइट ये एलिवेशन हो जाएगा। तो आप जानते हो कि इसका रिजल्ट हम जब निकालते हैं तो इतना आता है। यहाँ पे R जो है वो ये रेडियस है, रेडियस ऑफ ट्यूब। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे 2T बाई रेडियस ऑफ मेनिस्कस रोजे। ये वाली जो रेडियस है ये मेनिस्कस रेडियस, मेनिस्कस की रेडियस के टर्म्स में लिखें तो इतना आएगा, क्योंकि RM और R में ये रिलेशन आता है, RM इज R बाई कॉस थीटा। तो इसमें जो क्वेश्चन आता है, मैंने उन क्वेश्चंस को ऐड किया है जो NTA ने अभी मॉक टेस्ट में पूछे हैं आपसे। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था कि अगर हम रेडियस को वेरी करें तो हाइट पे क्या फ़र्क पड़ेगा। अलग अलग तरह की ट्यूब ले रहे हैं अलग अलग रेडियस की। तो बहुत सिंपल है, आप देखिए हाइट जो एलिवेशन है वो डिपेंड कर रहा है इन सारी चीज़ों पे। तो यहाँ पे ये थीटा नहीं बदलने वाला, सिर्फ क्या बदल रहा है, रेडियस या डायमीटर कुछ भी कह लो। तो रेडियस को हाइट से देखें तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वहाँ पे रहने वाली है हाइट। मतलब आप ये कह सकते हो कि अगर अलग अलग तरह के ट्यूब ले रहे हो आप तो H1 is to H2 is to H3, this will be same as 1/R1 is to 1/R2 is to 1/R3, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वहाँ पे। तो हाइट का रेशो, हाइट जो है वो रेडियस से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन NTA ने मॉक पेपर में भी पूछा है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए और मैंने भी इसको अपने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में रखा है। तो ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है। अब इसमें और अच्छे क्वेश्चंस और भी बन सकते हैं, जैसे कि अगर ये आपकी जो ट्यूब है वो इनसफिशिएंट लेंथ की है, मतलब आपने जो हाइट निकाली 2T cos थीटा बाई R रो G। याद रखना जब cos थीटा है तो रेडियस फॉर्मूले में ट्यूब की है, मेनिस्कस नहीं, ये ट्यूब रेडियस। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आता है कि अगर इतनी हाइट उसकी है ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं है, मतलब मान लो H की वैल्यू आ रही है 10 सेंटीमीटर और आपकी कैपिलरी ट्यूब की जो हाइट है लिक्विड के ऊपर वो है 5 सेंटीमीटर, मतलब अवेलेबल ही नहीं है, तब क्या करेंगे। तो क्वेश्चन पूछता है क्या पानी वो निकल के बाहर गिर जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। इसमें होता क्या है कि जब लिक्विड ऊपर तक पहुंच जाता है इनसफिशिएंट लेंथ की ट्यूब में, तो वो अपना वहाँ पे एंगल को बदल देता है, मेनिस्कस
का जो कर्वेचर है वो चेंज हो जाता है और वो पानी बाहर नहीं आता है, वहीं तक जाता है जितनी अवेलेबल है। तो इसमें हम ऐसा करते हैं कि जो h बाई कॉस थीटा यहाँ से आया 2t/r ρg, ये चीज़ कांस्टेंट रहती है। तो आप ये कह सकते हो कि जब हाइट कम अवेलेबल होगी तो थीटा अपने आप बदल जाएगा। सो दिस h बाई कॉस थीटा दिस विल रिमेन कांस्टेंट फॉर इनसफिशिएंट हाइट। इनसफिशिएंट लेंथ अगर है तो ऐसा होगा। तो यू कैन से h बाई कॉस थीटा विल बी h1 बाई कॉस थीटा 1 इज h2 बाई कॉस थीटा 2 लाइक दिस। मतलब अगर हाइट h1 है तो थीटा 1 हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा। इन मेनिस्कस रेडियस टर्म्स अगर आप ऐसे कहना चाह रहे थे तो आप कहते हैं h इंटू रेडियस ऑफ मेनिस्कस इज 2t बाई ρg, दिस विल बी कांस्टेंट। मतलब ये कि मेनिस्कस की रेडियस और पूरी अवेलेबल हाइट पे अगर rm है तो h इंटू rm will be h1 rm1 equal to h2 rm2 like this। तो वो निकाली जा सकती है। तो जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए वो आप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कहा कि हाइट जो है वो इस फॉर्मूले से जो भी आ रही है उसकी आधी अवेलेबल है, तो मेनिस्कस रेडियस कितनी होगी, सपोज ऐसा पूछ लिया उन्होंने क्वेश्चन। तो पहले हम h इंटू आर एम लिख देंगे और यहाँ h1 की जगह h/2 rm1 लिख देंगे। rm1 वहाँ से rm के टर्म्स में आ जाएगा, तो rm1 इज ट्वाइस ऑफ rm। मतलब मेनिस्कस रेडियस जो है वो डबल हो जाएगी अगर अवेलेबल लेंथ आधी है तो। किसकी डबल हो जाएगी, जो आ रही है आपकी यहाँ से इस फॉर्मूले से 2t/h ρg जो भी आ रही है उसकी डबल हो जाएगी। तो ये हम यूज़ कर सकते हैं इनसफिशिएंट लेंथ वाले क्वेश्चन में। ठीक है, हम इसमें नेक्स्ट टाइप करते हैं कैपलरी एक्शन में। कैपलरी एक्शन में काफ़ी है, इतना ऐसे इसी ही क्वेश्चन इसी पे बेस्ड आएगा। हाँ, एक चीज़ और है, अगर थिकनेस थोड़ी ज़्यादा है इसकी, नॉर्मली थिकनेस कम होती है, तो एक और यहाँ पे करेक्शन है 2t cos थीटा बाई r ρg माइनस r/3। अगर ये वाली कंडीशन फुलफिल नहीं है कि h वो r बहुत छोटा है हाइट की कंपेयर में, बहुत थिन नहीं है ट्यूब, तो कभी बाई चांस ये चीज़ पूछी जा सकती है। चांस कम है लगे, लेकिन फिर भी आप याद रखें कि जो प्रिसाइजली आएगी हाइट 2t cos थीटा बाई r ρg माइनस r/3। फ्लूइड मैकेनिक्स में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों जो है वो है स्टोक्स लॉ पे, यानी टर्मिनल वेलोसिटी पे। तो देखते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है, बस प्रॉब्लम होती है इसमें लोग फॉर्मूला भूल जाते हैं। तो स्टोक्स लॉ क्या है पहले वो देखें आप। एक स्फेरिकल बॉडी है, अगर v की स्पीड से चल रही है तो इस पे एक फ्रिक्शन फोर्स या विस्कस फोर्स लगता है। स्टोक के हिसाब से ये फोर्स था 6π rv। यहाँ r जो है वो इस बॉडी की रेडियस। जब भी आप कोई फॉर्मूला याद रखें तो हमेशा याद रखें कि कौन सी चीज़ क्या है। ज़्यादातर प्रॉब्लम नीट के बच्चों के साथ आती है कि वो भूल जाते हैं कि ये r क्या था या v क्या था, और वो कुछ गलत एप्लीकेशन कर देते हैं। यहाँ पे जो r है वो रेडियस है इस ड्रॉप की या बॉल की, या v जो है वो उसकी स्पीड है, और ये जो विस्कस फोर्स लगना है वो v से एकदम ऑपोजिट लगना है। अगर ये नीचे इस किसी भी डायरेक्शन में जा रही है उससे ऑपोजिट लगना है। इसके बाद इस पे अगर इन ऐसे नीचे की तरफ जा रही है मान लो, तो ये ग्रेविटी नीचे की तरफ लगेगी। इसमें ग्रेविटी को हम लिख सकते हैं वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ बॉडी इंटू जी। अब इसमें एक फोर्स बाइंड फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। बाइंड फोर्स जो होता है वो होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इंटू जी। यहाँ पे फ्लूइड कुछ भी, गैस, लिक्विड कुछ भी हो, वाटर जो भी हो, तो ये तीन फोर्सेस वहाँ पे लग रहे होते हैं। अगर हमने बॉडी को नॉर्मली किसी बॉल को एज ए एटमॉस्फेयर में या लिक्विड में छोड़ दिया
तो शुरुआत में ये फोर्स डोमिनेट करता है, तो वो धीरे धीरे एक्सेलरेट करती है बॉडी, और फिर एक टाइम के बाद ये तीनों फोर्स बैलेंस कर जाते हैं, और फिर वो जब बैलेंस कर जाते हैं तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है, उसको कहते हैं हम टर्मिनल वेलोसिटी। तो हम इन तीनों फोर्स को जब बैलेंस करेंगे F प्लस बी इज इक्वल टू दिस mg, इन तीनों को बैलेंस करते हैं तो रिजल्ट आता है हमारा टर्मिनल वेलोसिटी का, और टर्मिनल वेलोसिटी आती है 2/9 r² g/eta और रो बी माइनस रो एल। आप याद रखिए, आपको अगर फॉर्मूला किसी और तरह से याद है तो आप वैसे याद रखिए। तो यहाँ पे कुछ लोग रो माइनस सिग्मा ऐसे कुछ याद रखते हैं, तो मैं लिख रहा हूँ रो बी माइनस रो एल, मतलब डेंसिटी ऑफ बॉडी माइनस डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। तो यहाँ पे ये टर्मिनल वेलोसिटी आएगी। तो कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है कि रो बी रो एल से छोटा है, तो क्या मतलब हुआ उसका, जैसे लिक्विड के अंदर कोई मैं बहुत ही लाइट कॉर्क की बॉल ले जाके लिक्विड के अंदर छोड़ दूं तो वो थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन हो जाएगा। वहाँ पे क्या है, ये रो बी माइनस रो एल नेगेटिव आने लगेगा, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन को हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे अगर एक बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है, मान लो एक कॉर्क की बॉल को लिक्विड के अंदर छोड़ दिया वाटर के अंदर, वो ऊपर की तरफ भाग रही है, वहाँ पे बाइंड फोर्स जो है वो डोमिनेट कर रहा है, तो ये B ऐसे लगेगा और ये mg ऐसे लगेगा, और ये यहाँ पे आपका जो ग्रेविटी है और नीचे लगेगा, और ये फ्रिक्शन फोर्स ऐसे लगेगा। तो B इज इक्वल टू F प्लस mg, कुछ ऐसा यहाँ पे आएगा। उसको हम सॉल्व करके वहाँ से निकाल सकते हैं कि कितनी टर्मिनल वेलोसिटी आ रही है, लेकिन नॉर्मल जो केस है वो इस तरीके से आता है। तो अब यहाँ पे टर्मिनल वेलोसिटी ये आ गई, तो ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिजल्ट आप याद रखें, ड्राइव करने का टाइम नहीं होगा, तो ये रिजल्ट आप हर हालत में रखें, 2/9 r² g/eta रो बी माइनस रो एल, इसको बार बार लिखें, याद कर लें। अब इसमें वेरिएशन कैसे हो सकते हैं, वो कहेंगे एक बॉल है जिसकी रेडियस r है, दूसरी बॉल है इसकी रेडियस 3r है, तो बताइए उनकी टर्मिनल वेलोसिटी का क्या रेशो होगा। या वो ग्राफ्स पूछ सकते हैं कि एक बॉल को छोड़ दिया है तो उसकी वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होगा, अगर वो 0 स्पीड से छोड़ा है तो कुछ ऐसा ग्राफ वहां पे आएगा, दिस इज टर्मिनल वेलोसिटी लाइक दिस। या वो बोल सकते हैं कि टर्मिनल वेलोसिटी वर्सेस रेडियस का ग्राफ बताइए, तो v प्रोपोर्शनल r² हो जाएगा। देखिए बाकी चीजें अगर कांस्टेंट है तो, या वो कह सकते हैं कि एक ही बॉल को अलग अलग फ्लूइड में छोड़ रहे हैं, तो यहाँ पे ये रो भी कांस्टेंट हो जाएगा, बाकी सब कांस्टेंट हो जाएगा। तो VT इस में जब लिखेंगे तो एक रो एल की वैल्यू एक बार रो L1 लिखेंगे, एक बार रो L2 लिखेंगे, तो ये क्वेश्चंस में वेरिएशंस हो सकते हैं। बेसिकली आपको ये फॉर्मूला याद रखना है वहाँ पे, और स्टोक्स लॉ आप समझ ही गए। तो इस तरीके से, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता यहाँ पे। एक चीज़ और ये हो सकती है कि वेलोसिटी ऑलरेडी आपने जो है टर्मिनल वेलोसिटी से ज़्यादा दे रखी है, तो अगर ऐसा क्वेश्चन है वेलोसिटी टर्मिनल वेलोसिटी से ज़्यादा दे रखी है, तो ये ऐसे जाएगा, वेलोसिटी वाज हायर देन टर्मिनल वेलोसिटी, तो वेलोसिटी पहले डिक्रीज होगी और उसके बाद फिर फाइनली टर्मिनल वेलोसिटी के बराबर हो जाएगी यहाँ पे, लाइक दिस। तो ये भी पूछा जा सकता है आपसे, ये सब चीज़ें हो सकती हैं, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है नॉर्मली इसी पे। फ्लूइड मैकेनिक्स में जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बर्नौलीज इक्वेशन पे बेस्ड है। तो बर्नौलीज इक्वेशन क्या होती है वो हम लोग थोड़ा सा देखेंगे और फिर उस पर एप्लीकेशन करेंगे जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बर्नौलीज इक्वेशन क्या कह रही थी, एक एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है बर्नौली इक्वेशन। तो ये कहती है कि P प्लस रो GH प्लस हाफ रो V² इज कांस्टेंट। एक्चुअली ये एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है। तीन तरह की एनर्जी यहाँ पे, एक प्रेशर एनर्जी है, एक ग्रेविटेशनल एनर्जी है, और तीसरी जो है वो काइनेटिक एनर्जी है। तो आप इस इक्वेशन में जो चीज़ें देख रहे हैं वो एक्चुअली एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है। ये सारी जो एनर्जीज हैं ये एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है। प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम PV/V, तो P आएगा, ऐसे ही यहाँ पे mg/V रो GH आएगा। तो इस तरीके से mgh/V, तो ये तीनों एनर्जी जो है प्रेशर पर यूनिट वॉल्यूम है। इसका एप्लीकेशन जो क्वेश्चन आता है आपके पास वो ऐसे आता है क्वेश्चन, तो कि कंटेनर है जिसमें होल है, ये एरिया A है और ये एरिया A है, ये लिक्विड भरा हुआ है। जब हम इस
ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है यहाँ पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। जब ये दोनों पॉइंट के बीच में हम ये इक्वेशन यूज़ करते हैं, दोनों तरफ प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर यूज़ करते हैं, तो आप देखते हैं ये जो स्पीड आती है v, तो स्पीड ऑफ एफक्स या स्पीड ऑफ एफ्लक्स जिसको बोलते हैं, तो ये होती है √2gh डिवाइड बाई 1 माइनस a स्क्वायर बाई a स्क्वायर। ये रिजल्ट निकल के वहाँ पे आता है। अगर हम इसमें एक अप्रॉक्सीमेशन यूज़ करें कि अगर ये एरिया बहुत छोटा है ये वाले कंटेनर के एरिया से, तो दिस इज़ √2gh, मतलब फ्री फॉल वाली स्पीड √2gh आ जाती है। ये रिज़ल्ट हम यूज़ करते हैं यहाँ पे। तो इसमें एक और तरह का क्वेश्चन बनता है, एक तो ये एफक्स वेलोसिटी हमने निकाल ली, एक और तरह का क्वेश्चन बनता है कि वो जो लिक्विड निकल रहा है वो कितनी रेंज तक जाएगा। तो एक ये क्वेश्चन आता है, मान लो ये H है और ये आपका H माइनस H है, ये H है, लिक्विड यहाँ से निकल रहा है, तो ये कितनी रेंज आएगी ये। तो वो जब आप रेंज निकालते हैं इस मोमेंट पे, तो वो प्रोजेक्टाइल आप यूज़ करते हैं, वहाँ पे जो रेंज होता है वो होगा ये एफक्स वेलोसिटी इंटू जो टाइम यहाँ नीचे लगेगा, आपको पता है वो टाइम होगा √2h माइनस h बाई जी, और आपको पता है ये जो वेलोसिटी है वो है √2gh। इस अप्रोक्सीमेशन को लेते हुए इसको सॉल्व करते हैं, तो ये आएगा 2√h माइनस h, 2 बार आ गया। ये एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट है। इससे ये पता चल रहा है कि हमें रेंज बराबर मिलेगी जब h की वैल्यू हम या तो h डालें या फिर h माइनस h डालें। क्यों? क्योंकि जब यहाँ पे h है, ये h माइनस h है, जब इसकी वैल्यू h माइनस h होगी तो इसकी वैल्यू h हो जाएगी, तो रेंज सेम आएगी। तो दो हाइट्स के लिए रेंज सेम आएगी, यानी ये डिस्टेंस अगर हम h लें और दूसरी h माइनस h लें, तो ऐसे ही आप दो होल कर सकते हैं सेम रेंज लाने के लिए। अब ये रेंज को मैक्सिमम लाना है, तो रेंज को मैक्सिमम लाने के लिए ये दोनों वैल्यूज़ बराबर होनी चाहिए, यानी h मस्ट बी इक्वल टू h माइनस h। तो हम कहते हैं फॉर r मैक्स h इज h माइनस h, तो यहाँ से h आता है h बाई 2, यानी ठीक बीच वाले पॉइंट पे अगर आप होल करोगे छोटा सा, तो जो रेंज आएगी वो मैक्सिमम आएगी, और वो मैक्सिमम रेंज कितनी होगी वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो ये h बाई 2 इंटू h बाई 2 करोगे तो h बाई 2 वो बार आ जाएगा रूट के, और इंटू 2 कर दोगे तो h मैक्सिमम रेंज h हो जाएगी इसमें। तो आप कह सकते हो कि r मैक्स इज इक्वल टू ट्वाइस रूट h बाई 2 दैट इज h। तो मैक्सिमम रेंज जो है उसकी वो h आ जाती है। तो इसमें क्वेश्चन ये ऐसे ही आ सकता है, कुछ ना कुछ चेंज करके कितनी रेंज कब मैक्सिमम आएगी, किन दो पॉइंट्स के लिए रेंज सेम आएगी, तो h और h माइनस h के लिए रेंज सेम आएगी। फॉर एग्जांपल कैपिटल H की वैल्यू मान लो 20 सेंटीमीटर है, तो आप स्मॉल h की वैल्यू अगर हम वहाँ पे 5 सेंटीमीटर ले रहे हैं और दूसरी वैल्यू कितनी होनी चाहिए कि सेम रेंज आए, तो 20 माइनस 5 15, यानी 5 और 15 पे सेम रेंज वहाँ पे आपको मिलेगी। तो ये क्वेश्चन आ सकता है। अब इसमें और जो क्वेश्चन है नेक्स्ट, हाँ एक फोर्स का क्वेश्चन बनता है इसमें कि कितना फोर्स लग रहा होगा, जो थ्रस्ट लग रहा होगा बिकॉज ऑफ जो लिक्विड बाहर निकल रहा है। तो उसको कैसे करते हैं, देखिए जो लिक्विड बाहर निकल रहा है ये v की स्पीड से, ये पीछे की तरफ एक थ्रस्ट लगा रहा होगा, तो वो थ्रस्ट होगा v dm बाई dt। अब v की वैल्यू हम अभी फिलहाल में v लिखें, dm बाई dt को हम क्या लिख सकते हैं, dm बाई dt लिख सकते हैं हम रो इंटू डी वॉल्यूम बाई dt, एंड डी वॉल्यूम बाई dt सब लोग जानते हैं a इंटू वी होता है कंटिन्यूटी इक्वेशन से। सो दिस इज रो a v स्क्वायर। ये रिजल्ट याद रखें तो और अच्छी बात है कि रो ए वी स्क्वायर का थ्रस्ट वहाँ पे आता है, इतना थ्रस्ट वहाँ पे आता है। आप चाहें तो v की वैल्यू डाल सकते हैं वहाँ पे √2gh एट दैट मोमेंट जब ये हाइट h रही होगी, तो रो ए इंटू 2gh। ये फोर्स जब ये हाइट यहाँ से होल से लेके लेवल तक
एच है तो और उस मोमेंट पे इतना फोर्स लग रहा होगा। अगर आप मास से डिवाइड कर दें तो एक्सेलरेशन आ सकता है, तो इतना फोर्स थ्रस्ट लग रहा होगा। इस क्वेश्चन में वो थोड़ा और कॉम्प्लिकेशन करते हैं, तो क्या करते हैं वो कि दो साइड होल कर देते हैं, यहाँ और यहाँ, तो H1 H2। ऑब्वियसली जिसकी जहाँ पे H ज़्यादा है वो ज़्यादा थ्रस्ट लगा रहा होगा, तो ये वाला लिक्विड जो निकल रहा है वो ये F1 राइट लग रहा होगा, F2 लेफ्ट लग रहा होगा। तो F1 ज़्यादा लग रहा होगा, तो नेट फोर्स जो इस पर लग रहा होगा वो F1 माइनस F2 लग रहा होगा। और F1 माइनस F2 हम इस फॉर्मूले को यूज़ करके निकाल सकते थे, तो रो ए V1 स्क्वायर माइनस रो ए V2 स्क्वायर करके तो नेट थ्रस्ट आ जाता है वहाँ से। तो ऐसे क्वेश्चंस जो बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, ये ट्रेंड में है, आते रहते हैं, तो ये क्वेश्चन एक फोर्स का आपका बनता है। हाँ, इसमें एक क्वेश्चन और है जो टाइम का बनता है, तो वो क्वेश्चन क्या है देखिए। बर्नौली इक्वेशन में टाइम अगर आपसे पूछा जाए कि इसी में बता देता हूं मैं कि इस डायग्राम में देखिए आप, मान लो एट एनी मोमेंट ये H1 हाइट पे लेवल है और कोई दूसरे मोमेंट पे H2 हाइट पे लेवल है आपके होल से, तो टाइम डिफरेंस कितना होगा, लेवल को यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा। तो ये जो रिजल्ट आता है वो मैं बता रहा हूँ आपको। इसका जो रिजल्ट आएगा निकल के वो आता है आपका टाइम का A/A √2H1/g माइनस √2H2/g, ये रिजल्ट आपका आता है। ये आप याद कर लें इस रिजल्ट को, क्योंकि यहाँ पे अगर हम इस पोजीशन पे हैं, जब यहाँ पर है, तो फिर उस टाइम आपका जो टाइम आएगा और उस टाइम जो आप निकालेंगे इस पोजीशन से इस पोजीशन के बीच में, तो A/A √2H1/g माइनस √2H2/g, ये आपको करना पड़ेगा। इसमें एक स्टैंडर्ड केस ये है कि H1 की वैल्यू को हम पूरा H ले लें और H2 की वैल्यू को 0 ले लें, तो पूरा वाटर, पूरा लिक्विड यहाँ तक निकलने में कितना टाइम लगेगा, तो आप कह सकते हो टाइम इज A/A √2H/g। ये रिजल्ट आ जाता है पूरा लिक्विड निकलने में कितना टाइम वहाँ पे लगेगा। आप ये वाला फॉर्मूला ज़रूर याद रखें, क्योंकि वो पूछ सकता है कि इतनी हाइट से इतनी हाइट तक जाने में कितना टाइम लगा होगा, तो इसको यूज़ किया जा सकता है।